Hi, myself Saurabh Patil, and I'm welcoming you all to our quick and comprehensive revision series. Uh, in ongoing part, today we are going to discuss part 2 of our complete political theory, right? Or you can say philosophical concepts with respect to net zareb set and COT-VG. So चलो चालू करते हैं. सो हमने ऑलरेडी इन पार्ट ए ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी एंड व्हाई डू वी नीड इट. लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, पावर, हेजमनी, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, राइट. सो हमने ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया है पार्ट ए में. सो यू कैन गो एंड रिविजिट दैट इफ यू वांट इट. इन टुडेज पार्ट बी, we are going to discuss rights and human rights, democracy, citizenship, state, sovereignty, civil society, and last gender. And at end of the today's session we are going to discuss some previous year questions in mixed format, right? So let's start it. So what are going to be our references for this particular video, right? So first is political theory, by edited by Raju Bhargava and Ashok Acharya. Then an introduction to political theory by OP Gauba. Then political theory and introduction by Andrew Haywood. Then political ideologies, an introduction by Andrew Haywood. And last one is जो यूजीसी नेट जेआरएफ के पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, ये हम टीम प्रभात के इस कंपाइलेशन से देखने वाले हैं. सो जब हम एक एक थ्योरी डिस्कस करते जाएंगे, पुराने वाले क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थिंग, दैट इज राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, राइट्स. सो एक वोल्टेयर का एक फेमस स्टेटमेंट है, आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट विल डिफेंड टू द डेथ यूर राइट टू से इट. सो राइट इज that, like tolerance or importance we give to other person, right? We respect their rights. So another one statement is a right is a claim recognized by society and enforced by the state, right? बेसेंक्विट का स्टेटमेंट है, पूछ सकते हैं. देन देर आर वेरियस थियरीज विद इन राइट्स. सो फर्स्ट वन इज अ मॉरल थियरी ऑफ राइट्स, राइट. सो वो लोग क्या कहते हैं, लेट्स सी इट. नॉट ऑल गुड्स और इंटरेस्ट जनरेट राइट्स. इट इज ओनली व्हेन देयर इज अ particularity, important moral reason for protecting the good or interest in question that we speak of there being a right attached to it. So idea is expressed by Dawkins. उनका एक बुक था टेकिंग राइट्स सीरियसली, एंड उन्होंने वहां पे क्लेम किया था कि इंडिविजुअल राइट्स आर पॉलिटिकल ड्रीम्स हेल्ड बाय द इंडिविजुअल. ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है. देन थॉमस पेन या टॉम पेन जिनको हम कहते हैं, उनका बुक था राइट्स ऑफ मैन. ये है थॉमस पेन और उनका ये बुक था राइट्स ऑफ मैन. सो ही इनसिस्टेड दैट द theory of natural rights on teleological basis. उनका वो कहते हैं कि उन्होंने रिजेक्ट की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को, क्योंकि वो कहते थे कि इटरनली बाइंडिंग ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना मतलब इट्स लाइक अ क्लॉग ऑन द व्हील ऑफ प्रोग्रेस. ही इंसिस्टेड दैट द एवरी जनरेशन शुड बी फ्री टू थिंक एंड एक्ट फॉर इटसेल्फ, राइट. सो ऐसा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे प्रीवियस जनरेशन बनाया और हम ये फॉलो करते जाए, इसको रिजेक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई he propagated that every generation should be free and think, and they should have their own sort of rights or rules, etc. Then the T.H. Green also sought to build his theory of moral rights on the teleological basis. teleological basis क्या है? हमने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हम पढ़ रहे थे तो हमने अच्छे से देखा है कि ना कि कोई एक एंड गोल, टेलियोलॉजिकल मतलब एक एंड होता है, राइट. उसके बेसिस पे ग्रीन आर्ग्यूज दैट द राइट ऑफ मेन डू नॉट emanate from a transcendental law as Locke had maintained, but that came from the moral character of man himself, like and in himself वाला जो होता है ना, कि कांट का भी एक theory है. So each individual impelled by his moral consciousness tend to seek ideal objects, right. Then rights are the conditions in which individuals are able to conceive and realize the good for themselves and others. एक famous statement है. So other one is theory of natural right. जॉन लॉक इसमें आएंगे, उनका बुक था सेकंड ट्रीटिज ऑन सिविल गवर्नमेंट, पब्लिश्ड इन 1690. मतलब थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स में और कौन कौन आ सकते हैं कि लॉक, थॉमस हॉब्स, ये भी सब आएंगे क्योंकि उनका एक स्टेट ऑफ नेचर था ना, ठीक है. देन यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स आएंगी, जेरमे बेंथम. ये लोग नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज करता है. सो बेंथम क्या कहता है, नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स. ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, पहले भी पूछा गया है. और बेंथम जब नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज करता है, वो खुद की एक थ्योरी लेके आता है, लीगल राइट्स. He rejected doctrine of natural rights as unreal and ill-founded, right. तो ये देख लीजिए, राइट्स
प्रॉपरली सो कॉल्ड आर क्रिएशंस ऑफ लॉ, मतलब लॉ को इंपॉर्टेंस देता है, लीगल राइट की थ्योरी लेके आता है। फिर है हेरोल्ड लास्की, वो क्या करता है, लीगल राइट की थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स उनका बुक था, 1938 में लिखा था, और हर 2 साल में वो रिवीजन करते थे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये है हेरोल्ड लास्की, राइट। सो उनके कोई फेमस स्टेटमेंट से वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, लाइक एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स, then rights are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best, ये उनका एक स्टेटमेंट है। then liberty in the modern state, the dilemma of our time, reflections on the revolution of our times, democracy in crisis, the state and theory in practice, ये एक्सेट्रा उनके अदर बुक्स है, राइट। then rights, एक हॉबर्स का स्टेटमेंट है, rights are what we may expect from others and others from us, and all genuine rights are conditions of social welfare, राइट। ये हॉबर्स का स्टेटमेंट है, याद रखिए, एल टी हॉबर्स। देन एक लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स है, एक डेजर्ट बेस्ड राइट्स या राइट बेस्ड राइट्स, मतलब एक राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, इंडिविजुअलिज्म को, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म जिसको हम कह सकते हैं। सो रॉल्स का हमें थ्योरी पता है, राइट। एक सोशल जस्टिस या जस्टिस की बात जब हम करते हैं तो रॉल्स की थ्योरी हमने ऑलरेडी जस्टिस में प्रीवियस पार्ट 1 में देखी है। तो रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक था, उसको एज ए क्रिटिक बाद में लिखा उसके ऊपर एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नॉजिक ने 1974 में, राइट। और नॉजिक ने क्या किया था, ही आर्ग्यूज अगेंस्ट द व्हाट ही कॉल द पैटर्न और एंड स्टेट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, और उसका हिस्टोरिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस वो लेके आता है कि मतलब आपका सोसाइटी में जितना कंट्रीब्यूशन होगा, अपना जितना आपका जितना मेरिट होगा, उसके हिसाब से आपको अपने डेजर्ट्स, मतलब आपको अपने जितना आपने कंट्रीब्यूट किया उसका आपको वापस मिलना चाहिए, एक रेसिप्रोकल जैसे सिचुएशन। सो जॉब जो भी वेल्थ आपने एक्वायर की है वो एक फेयर तरीके से होनी चाहिए, वो ट्रांसफर भी फेयरली होनी चाहिए। अगर वो इन दोनों में कुछ गलतियां है तो स्टेट को लास्ट स्टेज में रेक्टिफिकेशन के तौर पे आगे आना है, ठीक है। सो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नॉजिक, लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स, राइट, डेजर्ट बेस्ड राइट्स। देन एक लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स नाम का एक बुक था, और एक थ्योरी है विल किमली का, ये है विल किमली का, राइट। फिर एक हर्बर्ट स्पेंसर, कंबाइंड नेचुरल राइट्स विद फिजियोलॉजिकल मेटाफर इन हिज ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी ऑफ स्टेट, राइट्स एज ए ट्रम्प, ये रोनाल्ड डॉर्किंग का हमने स्टेटमेंट देखा है पहले ही पेज पे। देन स्ट्रॉन्ग राइट्स मतलब क्या होता है कि इजीली जिनको टेक ऑफ नहीं किया जा सकता, मतलब टेकन अवे इजीली नहीं कर सकते। और वीक राइट्स क्या होता है कि इजीली आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके आपने लोगों से इजीली इमरजेंसी लगा दी, या इजीली हमने राइट्स ले लिए वापस, ठीक है। देन फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट किसने दी है, लास्की ने। देयर आर 3 जनरेशन ऑफ राइट्स। फर्स्ट इज सिविल लिबर्टीज, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स थे उसमें सिविल लिबर्टीज पॉलिटिकल राइट्स थे। सेकंड जनरेशन ऑफ राइट्स में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स थे, याद रखिए। और थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स में ग्रुप और कम्युनिटी राइट्स या कल्चरल राइट्स हमने रिकॉग्नाइज किए हैं। सो दीज आर द थर्ड जनरेशन, याद रखिए अच्छे से। देन दिस इज अ 30 rights under universal declaration of human rights that we signed in on 10 December 1940, and 10 December we celebrate as a international human rights day, right। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब जो 30 राइट्स है उसमें कि फ्रीडम एंड इक्वेलिटी है, राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल है, लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी है। क्योंकि मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ हर एक राइट, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन से राइट्स है कौन सा नहीं है, ये पूछे जा चुके हैं पहले भी, राइट। सो लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी है, बैन ऑन स्लेवरी एंड सर्विट्यूड है, बैन ऑन टॉर्चर है, रिकॉग्निशन ऑफ द लीगल पर्सनैलिटी है, राइट, असाइलम है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, नेशनलिटी है, लीगल असिस्टेंस है, बैन ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशन है, फेयर एंड पब्लिक ट्रायल की बात करते हैं, राइट, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसनेस, इनोसेंस को प्रिज्यूम करना है, प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ का भी एक राइट है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है, देन वर्क एंड राइट टू यूनाइजेशन है, राइट, मैरिज इक्वेलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फ्रीडम ऑफ थॉट कॉन्शियस एंड रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का भी फ्रीडम है, राइट है, राइट, रेस्ट एंड लीजर का भी राइट दिया है, हेल्थ एंड वेलबींग का भी राइट दिया है, एजुकेशन का भी राइट है, कल्चरल राइट्स भी है, कम्युनिटी राइट्स, ग्रुप राइट्स भी है, सो सोशल एंड अदर एनवायरमेंटल राइट्स भी है, कम्युनिटी राइट्स भी है, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन दिस डिक्लेरेशन, ये भी एक है। सो दीज आर ऑल 30 राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, याद रखिए। देन एक मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स। मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव मतलब क्या है कि देयर आर मेनी डिफरेंस ऑफ ग्रुप राइट्स फॉर एथनिक एंड नेशनल माइनॉरिटीज इंसिस्ट दैट दे आर नीडेड टू इंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड विद जेन्युइन इक्वालिटी। According to this view,
The accommodation of differences in the essence of true equality and group specific rights are needed to accommodate our differences, right? So विल किमिली का एक मेजर प्रोपेगेटर है इस राइट्स के। उनका एक बुक था लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर 1989 में। फिर 1995 में मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट उन्होंने लिखा। He gives the example of national minorities, the viability of their social, societal cultures may be undermined by the economic and political decisions made by the majority, right? Or they could be outbid or outvoted on resources and policies that are crucial to the survival of their societal culture। एक उनका बुक था। उन्होंने ये जो और एक ना साउथ एशियन कॉन्टेस्ट में भी उन्होंने बुक लिखा है यहाँ के मल्टीकल्चरलिज्म पे। सो ये है भिकू पारेख, लॉर्ड भिकू पारेख। सो उन्होंने 2000 में रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म का एक बुक लिखा था। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म। मतलब क्या है कि देयर आर राइट्स, मतलब जो हमें अदर ग्रुप्स होते हैं, राइट? सो उसमें लेकिन वो ये बात भी करते हैं कि देयर आर यूजुअली कॉल्ड ग्रुप, कलेक्टिव और कम्युनल आर नॉट इजी टू अकोमोडेट विद इन लिबरल jurisprudence and raise difficult questions such as whether the concept of collective rights is logically coherent or what kind of collectivities may legitimately claim what kind of rights are, right? So उसके बाद एक जब हम कंपैरिजन देखते हैं कि पर्सपेक्टिव ह्यूमन राइट्स में कि लिबरल थ्योरी कैसे देखेगी, लिबर्टेरियन थ्योरी कैसे देखेगी, मार्क्सिस्ट थ्योरी कैसे देखेगी, कम्युनिटेरियन थ्योरी कैसे देखेगी और फेमिनिस्ट थ्योरी कैसे देखेगी। सो यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट और यू कैन, इफ यू आर रीडिंग ओपी गौबा देन दिस चार्ट इज देयर, राइट? सो लिबरल थ्योरी में लॉक है या अदर थिंकर्स आएंगे, हॉब्स एक्सेट्रा। लिबर्टेरियन थ्योरी में रॉबर्ट नॉजिक, हाइक, फ्रीडमैन एक्सेट्रा थिंकर्स आएंगे। मार्क्सिस्ट थ्योरी में तो हमें पता है लेनिन, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, अल्थ्यूजर, पोलंजाज। कम्युनिटेरियन थ्योरी में माइकल सैंडल, ये सब लोग आएंगे। फेमिनिस्ट थ्योरी में तो हमें पता है फायरस्टोन और मैकिनन, गिलगिन और अदर थिंकर्स। सो वी आर नाउ डिस्कसिंग डेमोक्रेसी, राइट? सो एक मेजर व्यू है डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं? जॉन ऑस्टिन है, जेम्स ब्राइस है, एसी डाइसी है, जॉन सिले है और एल लॉवेल है, राइट? सो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन द रिएक्शनरी थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसने दी है? हॉब्स, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। देन द कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एडमंड बर्क, जेम्स मैडिसन। लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जॉन लॉक, थॉमस जेफरसन। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी ना कि लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाद में जाके आगे आई, फेमस हुई। सो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी क्या क्या होनी चाहिए? लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स: गवर्नमेंट बाय कंसेंट 1, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी 2, मेजोरिटी रूल 3, रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 4, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 5। मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेंट एक होता है, राइट? वो भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट। सो तो फिर क्या क्या मैकेनिज्म्स होने चाहिए लिबरल डेमोक्रेसी की? क्या क्या जरूरी है? मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी फ्रीली कॉम्पिटिंग फॉर पॉलिटिकल पावर, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, मोर देन वन पार्टी, राइट? पॉलिटिकल ऑफिसेस नॉट कन्फाइंड टू एनी प्रिविलेज्ड क्लास, पीरियोडिक इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लिबरल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट रखने के लिए जरूरी है। देन जॉन स्टुअर्ट मिल ही भी वी कैन कंसिडर हिम एज अ लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में उनका भी योगदान है, राइट? सो वो क्या कहते हैं? हु सपोर्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड वाज अमंग द फर्स्ट टू सपोर्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ वुमेन, sought to restrict the right to vote to those who have the basic educational qualifications and desired provisions for giving extra votes to educated and better qualified individuals। इसलिए उनको हम रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहते हैं, रिलक्टेंट डेमोक्रेट, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा वेटेज देते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग हैं, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स जिनको वो कहते हैं, ठीक है? देन एक ये बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो फ्रांसिस फुकुयामा कहने लगी कि आप लिबरल डेमोक्रेसी सब पूरे दुनिया में फैल जाएगी, बाकी कोई फॉर्म बचा नहीं है। सो लिबरल डेमोक्रेसी एज द ओनली स्टेबल एंड एंड्यूरिंग सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही थियरी है। एंड ऑफ हिस्ट्री में वो लोग फ्रांसिस फुकुयामा लेके आते हैं 1992 में, ठीक है? ये उनका बुक है। देन द रेडिकल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जेन जैक रूसो और जो न्यू लेफ्ट जिनको हम कहते हैं ना कि रेडिकल न्यू लेफ्ट मतलब क्या है कि जो अभी हम सोशल मूवमेंट्स अलग अलग देखते हैं जिनको हम न्यू सोशल मूवमेंट्स भी कह सकते हैं, राइट? और जिन्होंने बाद में मार्क्सिज्म को रिवाइव किया बहुत बड़ी तरीके से और सोशल मूवमेंट को एज अ लोगों तक लेके जाके वो
जिनको हम न्यू लेफ्ट ऐसे कंसिडर करते हैं, राइट, जो रिवाइव किया मार्क्सिज्म को। सो पहले देखते हैं रूसो। रूसो वाज अ क्रिटिकल ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म व्हिच वर इमर्जिंग इन वेरियस यूरोपियन स्टेट्स। फॉर रूसो, डेमोक्रेसी वाज द वे बाय व्हिच सिटीजन कुड अचीव फ्रीडम। By freedom, he did not mean the absence of constraints on the individual pursuit of self-interest. Instead, he articulated a positive notion of freedom. उसका positive notion क्या था? देखते हैं। Individuals are free only when they participate directly, actively, continuously, and shaping the life of own community, especially in the making the laws. For him, law making was an exercise of sovereignty. That's why he considered as general will. Sovereign क्या है? General will है, which cannot be transferred or represented by anyone else, right? And an expression of the will of the people. So Rousseau made a distinction between private will and what he called the general will. General will मतलब क्या है? जो हमारे बीच में real will होती है, sum of all real will, right? So general will is not aggregation of private will or interest of the individual citizens. No, instead general will that which emerges when people set aside their selfish interest and deliberate on the collective common good of the community. Freedom lies in obedience to the general will. By doing so, they are obeying their own true nature. Rousseau goes to the extent of saying that people can be forced to be free. Obey the general will. Forced to be free important statements है, जनरल विल के बारे में वो बोलता है। और उन्होंने यूके के, रूसो ने यूके के इलेक्टोरल सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा था, द इंग्लिश थिंग दे आर फ्री ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब वो एक ही दिन वो लोग फ्री होते हैं, बाकी के दिन नहीं। ऐसा रूसो का फेमस स्टेटमेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। देन प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, रॉबर्ट डाल, ये है रॉबर्ट डाल। सो पावर अकॉर्डिंग टू डाल इज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ डिसीजन मेकिंग. So people form groups and associations based on their specific interests. So in any society, there will be a wide variety of interest groups. Interest or pressure groups are the mechanisms that people adopt in order to advance their interest, right? And promote their causes and achieve preferred policy outcomes. ये है pluralistic view of democracy. So democracy requires political equality. एक क्वेश्चन एक आया था कि political equality का मतलब क्या है? Political equality means one person, one vote, one value. 2018 के जुलाई साइकिल में हमें एक क्वेश्चन मिलता है, राइट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम्स बिकॉज क्या क्या रीजन हो सकता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, 2015 के जून में पूछा गया था, और उसका एक ऑप्शन से आंसर ये था, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पोज्ड बाय द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट। देन एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, हमें पता है एलिटिस्ट मतलब पैरेटो है, मोस्का है, मिशेल है, सीराइट मिल है, शुम्पिटर है, ये सब एलिटिस्ट थिंकर्स है। मतलब सोसाइटी को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं कि एक जनरल मासेस होंगे जिनको रूल किया जाएगा, रूलर्स कोई एक इलाइट लोग होंगे जो रूल करेंगे। मतलब देयर आर वन क्लास विच रूल्स एंड अदर क्लास इज एक्चुअली गेट रूल्ड। सो ऐसे दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो परेटो जो है वो उसके जो दो क्लास थे वो थे कि गवर्निंग इलाइट और नॉन गवर्निंग इलाइट। मतलब उन दोनों में सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स थ्योरी वो लेके आया था परेटो, ठीक है। सो यही है कि रूलिंग क्लास है मोस्का का, तो उसमें टू क्लासेस ऑफ पीपल लाइक दोज हु क्लास दैट वन रूल्स एंड अदर क्लास इज बीइंग रूल्ड। सीराइट मिल का पॉपुलर इलाइट नाम का बुक है, पावर इलाइट, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे इतने पावरफुल इन्फ्लुएंसर होते हैं कि सब डोमेन में उनका एक पावर रहता है। अमेरिकन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लेके आए थे। जोसेफ शुम्पिटर का भी है, राइट। सो दीज आर ऑल लाइक एलिटिस्ट थिंकर्स। इनके अगेंस्ट थ्योरी होती है वो है कि ग्रुप बेस्ड थ्योरी और कम्युनिटेरियन थ्योरी हम कह सकते हैं। देन मार्क्स इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा गया था, वो कहता है कि जो स्टेट है, ये ब्यूरोक्रेसी है, दैट एग्जीक्यूटिव ऑफ द मॉडर्न स्टेट इज बट अ कमिटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर्स ऑफ द होल बुर्जुआजी, राइट। सो उनका जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट है वो एक ट्रांजिशनल फेज है, दैट इज नॉट द एंड गोल, एक ट्रांजिशनल फेज है, याद रखिए, भी पूछा जा सकता है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म और वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटारिएट किसको एसोसिएट है? लेनिन को। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म मतलब वो जो कम्युनिस्ट पार्टी होगी उसमें डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे वगैरह वगैरह के बारे में है। वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटारिएट मतलब जो भी वर्कर्स, मतलब इंटेलेक्चुअल्स जिनको हम कहा जाता है, उनको मतलब जिनका काम है कि रिवोल्यूशन को बचा के रखना है, हमेशा थ्राइविंग रखना है, ठीक है। देन सीबी मैकपर्सन वो रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में आएंगे,
ठीक है, उनका था एक बुक की डेमोक्रेटिक थ्योरी, एसेज इन रिट्राइवल। मैकपर्सन हैज अटैक्ड द elitist pluralist theory of democracy as exposed by Joseph Schumpeter and Robert Dahl। सो दोनों ने भी जो थ्योरी ली थी उनको अटैक किया है मैकपर्सन ने। प्लूरलिस्ट थ्योरी किसकी है? रॉबर्ट डाल की। एलिटिस्ट थ्योरी है जोसेफ शिम्पेटर की। एंड यूटिलिटरी थ्योरी भी जो जेरेमी बेंथम की थी उसको भी अटैक किया है इस बुक में, याद रखिए। सो अनदर वन इज अ डिलिबरेटिव व्यू, डेविड मिलर, जेड राइसेक, जोशुआ कोहेन, राइट। So democracy in deliberative view is a process of arriving in an agreed upon a judgment or a consensus. Such an agreement is an outcome of deliberation process where people try to persuade each other through the give and take of rational arguments. Deliberation thus reinvents a participatory model of democracy and the key idea is that of dialogue, right? Democracy deliberative way में dialogue को ज़्यादा importance दिया गया है। So democracy as a way of life किसका है? जॉन डेवी, उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, ये थे जॉन डेवी। उनका एक बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अ डेमोक्रेसी इज अ मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ primarily अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग ऑफ कंजॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस। ये फेमस स्टेटमेंट है, याद रखिए, पूछा जा सकता है, जॉन डेवी का है। डेमोक्रेसी एज वे ऑफ लाइफ। So Dewey's alternative theory of democracy seeks to connect it with the process of how people form judgments, communicate with each other and how they come together to solve problems। मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में हम एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव रखते हैं, हम कोई भी डिसीजन लेना होता तो कैसे हम आउटकम की तरफ जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो हमारे कॉन्टेक्ट्स है, रिलेशंस है, वो कैसे है, जो पावर रिलेशन होगा वो कैसा है। तो इन सब चीजों में डे टू डे लिविंग में हम डेमोक्रेसी कैसे इम्बीड करते हैं, इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। Then democracy means tolerance not merely of those who agree with us but of those who do not agree with us। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, याद रखिए। देन एने फिलिप्स का इंजीनियरिंग डेमोक्रेसी एक बुक था 1991 में, उन्होंने लिखा था, एक फेमिनिस्ट थिंकर है, राइट। देन द रिवोल्ट ऑफ मासेस, ऑर्टेगा गैसेट का बुक है, याद रखिए। Then there are some perspectives on democracy, right? So how liberals see democracy, how conservatives see democracy, how socialists see democracy, anarchist, fascist, populist, ecologist, right? So you can just have a screenshot or you can visit, ideology का जो एंड्रयू हेड का बुक है उसमें आप लोगों के मिल जाएगा। Then the citizenship, right? So first theory in citizenship is liberal theory of citizenship। एक सिविल राइट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब सिविल राइट्स को, सिविल लिबर्टीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में। उसमें टी.एच. मार्शल, उनका बुक था सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ये है टी.एच. मार्शल। सॉरी। He observed that the citizenship implies full membership of a community. Those who possess this status are equal with respect to the rights and duties associated with it. So full and equal membership of the community, citizenship मतलब। तो उसमें ड्यूटीज भी आएंगे और उसके राइट्स भी आएंगे, लेकिन मोस्टली राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो टी.एच. मार्शल थे उन्होंने सिटीजनशिप को एज ए इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कहा और तीन तरह के सिटीजनशिप की बातें करते हैं। फर्स्ट इज सिविल राइट और सिविल सिटीजनशिप, उसमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ आएगा, लिबर्टी ऑफ द पर्सन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड फेथ, राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब आएंगे। देन सेकंड सिटीजनशिप और सेकंड स्टेज एज इवोल्यूशन में सेकंड स्टेज है पॉलिटिकल राइट्स और यू कैन से अ पॉलिटिकल सिटीजनशिप। उसमें क्या आएगा कि राइट टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस, राइट टू सर्व इन बॉडीज इन्वेस्टेड विद द पॉलिटिकल अथॉरिटी, हम लेजिस्लेचर में भाग लेना, कैबिनेट मिनिस्टरशिप में भाग लेना, राइट। सो दीज आर ऑल कॉल्ड द पॉलिटिकल सिटीजनशिप, सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज था सिविल राइट, सिविल सिटीजनशिप, राइट। और थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज अ सोशल राइट्स, अ सोशल सिटीजनशिप। इसमें क्या आएगा, राइट टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, द राइट टू फुल शेयर इन द सोशल हेरिटेज, ठीक है। देन एक लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप ये है, ठीक है। देन रूसो, उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो कहता है कि सिटीजन इज अ फ्री एंड ऑटोनोमस पर्सन, ही इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल दोज डिसीजंस व्हिच आर बाइंडिंग ऑन ऑल सिटीजन, मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना है। कोई किसी भी सिटीजन को, किसी भी इंसान को कोई दूसरा आदमी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, रूसो डिनाई करता है ऐसी पॉसिबिलिटी, ठीक है। देन द लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एज द प्रोडक्ट ऑफ फ्री चॉइस एंड कॉन्ट्रैक्ट अमंग इंडिविजुअल्स। लिबर्टेरियन थ्योरी में फ्रीडमैन आएगा, मिल्टन आएगा, नॉजिक, ये सब लोग आएंगे। सो एनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया नॉजिक का था, याद रखिए। लिबर्टेरियन मतलब पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा, बस राइट्स ड्यूटी की बात नहीं करेंगे लोग। देन कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजन
पार्टिसिपेशन के ऊपर ज्यादा फोकस देंगे, एज अ कम्युनिटी लिविंग हम सोसाइटी को कुछ ओ करते हैं, राइट। सो कुछ ड्यूटीज है। So as against the libertarian theory, the communitarian or republican theory of citizenship insists on a strong bond of affinity between individuals and the state. This conception of citizenship conceives the citizen as a someone who plays an active role in shaping the future direction of his her society through political debate and decision making. Then Hannah Arendt, right? Hannah Arendt का The Human Condition 1958 में उन्होंने लिखा, माइकल ऑल्जर ने स्पीयर ऑफ जस्टिस है, बेंजामिन बार्बर का स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ये सब तीनों लोग कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। देन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, दिस थ्योरी ट्रीट्स द राइट्स एसोसिएटेड विद सिटीजनशिप एज द प्रोडक्ट ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली राइट एक्सरसाइज कौन लोग करते हैं? जो बुर्जुआजी है, जो हैव्स है, जिनके पास रिसोर्सेस है, जिनके पास पावर है। बाकी के लोगों को पास ऑन अ पेपर, पीस ऑफ पेपर राइट्स होते हैं, लेकिन वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, राइट। सो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी राइट्स को, सिटीजनशिप को ऐसे देखती है। सो A contemporary critique to historical materialism 1981 में, और profiles and critics of the social theory 1982 में, nation state violence etc. एक गिडेंस की बुक है, राइट। Then pluralistic theory of citizenship. So pluralistic theory of citizenship treats the development of citizenship as a complex and multidimensional process. Complex and multidimensional याद रखिए। डेविड हेल्ट, पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट, उनका बुक था 1989 में उन्होंने लिखा था। Then who wrote the book Multicultural Citizenship, a Liberal Theory of Minority Rights? ये बुक 1995 में लिखा गया था। किन्होंने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के जून में। विल किमली का इसका आंसर है, राइट। ये उनका बुक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। देन विल किमली का एडवांस द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। क्या है ये? कल्चर्स आर वैल्यूएबल एंड डिस्टिंक्ट एंड प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिविजुअल्स आर प्रोवाइडेड विद मीनिंग, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। सो जो हमारा कल्चर होता है, उस कल्चर से ही हमारी आइडेंटिटी बनती है, हमारे कैरेक्टर को, हमारे आइडेंटिटी को कुछ मीनिंग मिलता है, ठीक है। एक बिलोंगिंगनेस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कल्चर में। सो ये कल्चर का एक इंपॉर्टेंट है, और वो हमेशा सभी कल्चर्स को वैल्यू करना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, सभी कल्चर्स को वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। उसको एज ए थ्रेट नहीं देखना चाहिए। तो एक ऐसा व्यू है। फिर आयरिस मॉरिन यंग एक फेमिनिस्ट थिंकर है, 1989 में उनका एक थी डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। क्या है? Which means that members of a certain group should be accommodated not only as individuals but also through that group. Their rights would partially depend upon their group membership. Group membership के ऊपर भी rights होते हैं। So उसको as just individual हमें नहीं लेना है, उसको वो किसी ग्रुप को बिलोंग करता है, उस ग्रुप के वजह से उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है, राइट। सो किमली का आइडेंटिफाइज 3 फॉर्म्स ऑफ ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स: सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, पॉलिथनिक राइट्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स। याद रखिए, पॉलिथनिक, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्फ गवर्नमेंट। देन जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, उसका एक बेस्ट प्रोपाउंडर कौन है? बीएस टर्नर। उनका बुक था सिटीजनशिप एंड सोशल थ्योरी, वेरी इलैबोरेटेड प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। 2019 के दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। देन दीज आर सम स्टेटमेंट्स, राइट, कि you can just have a screenshot. We don't have that time to discuss the statements, but these are some famous statements regarding citizenship. You can just have a screenshot of this. So next theory that we are going to discuss is state, right? So we all know that where we got the modern nation state, the sovereign nation state, जो वेस्टफालियन ट्रीटी हुई थी 1648 में, इसमें हमें मिलता है, राइट। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात जहाँ की गई है। 2016 के जुलाई साइकिल में क्वेश्चन आया था, राइट। सो लेकिन जॉन सीले जो है, एक मार्क्सिस्ट थिंकर है, वो कहता है कि फिक्स टेरिटरीज इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। ऐसा उसका स्टेटमेंट है, याद रखिए बस। सो स्टेट के बारे में जब हम डिस्कस करने जाएंगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेगेल को, क्योंकि वो एक डिस्टिंक्शन लेके आया था ना कि एक फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट। सो फैमिली में पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म होगा, देन सिविल सोसाइटी में, मतलब हम अल्ट्रुइस्टिक होंगे फैमिली में, लेकिन पर्टिकुलरली अपने फैमिली के रिगार्डिंग ही होंगे। सिविल सोसाइटी में थोड़े से हम पर्टिकुलरिटी से यूनिवर्सल हो जाएंगे, लेकिन ईगोइज्म होगा कि हम खुद के इंटरेस्ट को प्राइमरी रखेंगे। सिविल सोसाइटी में यूनिवर्सल तो हो जाएंगे, लेकिन ईगोइस्टिक बनेंगे, खुद के इंटरेस्ट को प्राइमरी रखेंगे। और थर्ड स्टेज है फैमिली, सिविल सोसाइटी, और लास्ट जो स्टेट है वो है स्टेट। स्टेट एक इथिकल स्फीयर ऑफ यूनिवर्सलिटी होगा, जिसमें फ्रीडम एंड इंटीग्रेशन भी होगा। उसको स्पिरिट कहा गया है, स्पिरिट इन हिस्ट्री।
So state is founded on freedom instead of coercion, and so is the final realization of the spirit in history, ऐसे हेगल कहता है. So state is a march of the God on earth. ये उसका एक फेमस स्टेटमेंट है. State is a march of God on the earth, right? ये हेगल की थ्योरी हमने डिस्कस की, उसके स्टेट के ऊपर जो व्यूज थे. देन रॉबर्ट नॉजिक एंटाइटलमेंट थ्योरी है उसकी. उसमें वो वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज करता है. वो बोलता है वेलफेयर स्टेट इज अ काइंड ऑफ एनस्लेवमेंट. वो नहीं है, हमें भी पता है. वी कैन जस्ट इजीली डिसरिगार्ड, और यू कैन इजीली जस्ट थ्रो अवे दिस आर्गुमेंट. 2017 के जनवरी में एक क्वेश्चन पूछा था कि वेलफेयर स्टेट इज अ काइंड ऑफ एनस्लेवमेंट, ये किसका है? तो एक रॉबर्ट नॉजिक का है स्टेटमेंट. सो स्टेट जो होता है उसके क्या बेसिक टेनेट्स है, बेसिक फीचर्स, एलिमेंट्स है. गवर्नमेंट होना चाहिए, पॉपुलेशन, लेजिटिमेसी, टेरिटरी और सॉवरेनिटी. इसमें से एक भी नहीं होगा तो उसको हम स्टेट नहीं कह सकते. सॉवरेनिटी, टेरिटरी, लेजिटिमेसी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, याद रखिए. सो स्टेट के ऊपर कुछ फेमस स्टेटमेंट्स देखते हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं. State as the people's affairs who are united by a common agreement about law and rights and by the desire to participate in the mutual advantage. सिसरो का स्टेटमेंट है. State represents complete and highest good. State is individual writ large. Plato. State is the highest form of political association aiming at the highest of goods. Aristotle. State as an end in itself, existing for its own preservation and for its own advantage. Machiavelli. A lawful government of several households and of their common possessions with sovereign powers. Bodin. Political association set up as a result of social contract to preserve life and maintain peace and order. Hobbes का statement है. Then political association or commonwealth set up as a result of social contract to protect the further natural rights. Locke. State represented general will of the body politic set up as a result of the social contract. Rousseau. The state was an artificial means of producing the unity of interest and a device for maintaining the stability. It is means for the attaining the greatest happiness of the greatest number. Jeremy Bentham. A partnership in all science, a partnership in all arts, a partnership in all perfection, a partnership not only between those who are living but those who are dead and those who are to be born. Edmund Burke. State is the instrument to protect and further the interest of the whole bourgeoisie class. Karl Marx. Positive instrument which helps the individual achieve progress and enjoy liberty. J.S. Mill. Human community that claims to be monopoly of the legitimate use of the physical force. मतलब एक मोनोपोली क्लेम करना यूज ऑफ फोर्स के, वायलेंस विद इन अ गिवन टेरिटरी. मैक्स वेबर. अ बॉडी ऑफ पर्सन. स्टेट इज अ बॉडी ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय ईच अदर एज हैविंग राइट्स एंड पोजेसिंग सर्टेन इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दोज राइट्स. टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट है. एवरीथिंग इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट. एक फैंसी स्टेटमेंट है मुसोलिनी का. स्टेट इज वन अमंग मेनी एसोसिएशन. एक आर.एम. मैक्लीवर का स्टेटमेंट है. प्लूरलिज्म, प्लूरलिस्टिक थिंकर्स है. स्टेट इज वन अमंग मेनी एसोसिएशंस. राइट. सो स्टेट के अलग अलग थियरीज है. डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में क्या है? स्टेट इस्टेब्लिश्ड एंड गवर्न बाय द गॉड. द किंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. राइट. सो किंगशिप, डिवाइन किंगशिप की बात करते हैं. किंग हैज द डिवाइन राइट टू रूल एंड ही इज अकाउंटेबल ओनली टू द गॉड, नो वन अदर्स. सो उसमें मनु आएगा, सेंट थॉमस, जेम्स वन, बसेट, रॉबर्ट फिल्मर एक्सेट्रा लोग. रॉबर्ट फिल्मर को ही बाद में लॉक अपने ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्रिटिसाइज करता है. देन हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी. स्टेट इवॉल्व नेचुरली ड्यू टू पॉलिटिकल नेचर ऑफ ह्यूमंस एज लॉन्ग एज ग्रेजुअल सोशल नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस. उसमें गार्नर, जेटेल, जेबडल बर्जेस, मैक्लेवर ये लोग आएंगे. एरिस्टोटल, हेगल भी यू कैन कंसीडर. दे बोथ गिव हिस्टोरिकल नेचुरल ऑर्गेनिक इंटीग्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉक, हॉब्स, रूसो. एक कॉन्ट्रैक्ट जब हम लेके आते हैं नेचर ऑफ स्टेट के बाद, स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट. मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, उसको हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी भी देख सकते हैं. स्टेट एज ए इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द होल बुर्जुआजी क्लास. ये मार्क्स का स्टेटमेंट है. सो उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में ये स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ठीक है. सो 18 ब्रूमेर में भी मार्क्स का स्टेटमेंट हमें मिलता है कि बोनापार्टी स्टेट की बात करता है कि रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट. बोनापार्टिज्म क्या है? ये देखिए यहाँ पे, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट. Then Engels, Origin of Family, Private Property and State उनका बुक था. Noted that the formation of state is accompanied by the division of population according to territory. ये इसका स्टेटमेंट है. Then let's discuss the Gramsci on state. So he says state is a force plus consent or hegemony, coercion, in which civil society provides consents and political society organizes force. Right.
So hegemony refers to the ability of the dominant class to secure the consent of those it dominates. It is a process through which the bourgeoisie maintains its dominant position in the society. So एक स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू भी है, ये हमने ग्रामसी और हेजेमनी देखा. स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू भी है मार्क्सिज्म में ही. State as a social mechanism through which capitalist social structure and a relation of productions are continuously reproduced. So उसमें लुइस अल्थुजर आएंगे, निकोस पोलंजाज आएंगे, राइट. सो अल्थुजर का हम थोड़ा देखते हैं डिप में कि पूछा जा सकता है अल्थुजर के ऊपर, या इंपॉर्टेंट भी है. सो अल्थुजर ने ना यही ग्रामसी का जो आइडिया था या बाद में जो मार्क्सियन आइडिया था, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस अल्थुजर लेके आया. आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस मतलब क्या है? सो अल्थुजर क्या कहता है कि स्टेट के दो अपैरेटस होते हैं. एक होता है रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, मतलब जो रिप्रेशन का काम करता है, कोयर्शन का काम करता है, फोर्स को यूज करता है. उसमें लॉ आएगा, कोर्ट आएगा, पुलिस, आर्मी, अदर स्टेट फंक्शनरीज, इंस्टीट्यूशंस आएंगे, ठीक है. सो ये जो रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस है ना, ये रिलाई ऑन वायलेंस, वायलेंस के ऊपर रिलाई करता है, राइट. और वायलेंस को यूज करता है, सैंक्शंस की भीति दिखाता है, मतलब इम्पोज करेंगे हम सैंक्शंस, पनिशमेंट्स, इम्प्रिजमेंट, फाइन. ये एक अलग अपैरेटस है ना कि आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दोगे तो पुलिस आपको अरेस्ट करेंगे नहीं, बट एक फाइन लगाएंगे, या कुछ अदर लॉज ब्रेक करेंगे तो आपको पनिशमेंट होगा. तो ये एक रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस है. लॉ, कोर्ट्स, पुलिस, आर्मी, विच रिलाइज ऑन द वायलेंस. सो ये तो है, ये हमें दिखता है ना क्लियरली कि ये स्टेट है. हम कंसिडर करते हैं, किसी पुलिस वाले को देखते थे, हाँ एक स्टेट का एक सिंबल है, या कोई इंस्टीट्यूशन देखते हैं एक स्टेट का सिंबल है. लेकिन एक अदर स्टेट अपैरेटस भी होता है, उसको अल्थुजर बोलता है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस. सो ये जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस है वो डोंट रिलाई ऑन द फोर्स, इट डजंट वर्क ऑन द फोर्स बट ऑन आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी के ऊपर कैसे कि फैमिली में होता है ना कि बड़े लोगों का सुनना चाहिए, या इसको क्वेश्चन नहीं करना है, ये चलता आ रहा है, राइट. ट्रेड यूनियंस होते हैं, मीडिया, चर्च, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो हमें सब सिखाती है ना कि इसको ऑबे करना है, ये फॉलो करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है. सो which assumes the role of dominant ideological state apparatus, right. So this was all about लुइस अल्थुजर. याद रखिए ideological state apparatus बहुत इंपॉर्टेंट है. Then मिशेल फोको, state is the result of the practices of the government. The state is the result of the tendency towards the government of conduct. Knowledge is a power. हमने देखा है कि कैसे जो पावर है वो नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, उस नॉलेज का यूज करके पावर में, मतलब जो डोमिनेंट क्लास है वो पावर में रहता है. गवर्नमेंटेबिलिटी का कंसेप्ट लेके आते हैं, सब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट लेके आता है कि कैसे फॉर्म किए जाते हैं कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स सोसाइटी में. सो Foucault saw governmentability as a rationale of governing that takes the form of series of mandate, daily practices and social ordering. Then कैथरीन मैकिनन, ये है कैथरीन मैकिनन, उनका एक बुक है टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, 1989 में उन्होंने लिखा था. देन एक डैनियल बेल, राइट, उनका एक बुक है एंड ऑफ आइडियोलॉजी की थ्योरी, वो लेके आते हैं. पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. सो क्या है एंड ऑफ आइडियोलॉजी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, देखते चलिए. सो he gives a vivid description of the most highly developed states in the Western world. Bell himself is a votary of the end of ideology thesis, which holds that the character of socio-economic organization of a country at the advanced stage of industrial development is determined by the level of industrial development and the मतलब एक prevailing, not on the prevailing ideology, मतलब एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कंजम्पशन पैटर्न या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी उसके हिसाब से सोसाइटी का कैरेक्टर, नेशन का कैरेक्टर डिसाइड होगा, आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं, राइट. सो एक प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट भी है कि स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, स्टेट इज वन अमंग मेनी एसोसिएशंस, स्टेट लाइक अ न्यूट्रल रेफरी मैनेजिंग इंटरेस्ट ऑफ मेनी एसोसिएशंस और ग्रुप्स. उसमें रॉबर्ट डाल, आर.एम. मैक्लीवर, डेविड ट्रूमैन, हैरोल्ड लॉस्की, सैमुअल लिपसेट, एस.एम. लिपसेट, एक्सेट्रा लोग आएंगे, ठीक है. सो दीज आर सम पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टेट कि लिबरल स्टेट को कैसे देखते हैं. लिबरल्स में फिर क्लासिकल लिबरल्स कैसे देखेंगे, एज ए नेसेसरी व्हील, नाइट वॉचमैन, लिबर्टेरियन वगैरह लोग. तो पॉजिटिव लिबरल्स वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे. कॉन्जर्वेटिव्स होंगे वो स्टेट को कैसे देखेंगे, ऑबे ही करना है स्टेट के ऊपर, मतलब एक कैसे देखेंगे. सोशलिस्ट लोग हैं वो कैसे देखेंगे, उसमें पॉजिटिव भी आएंगे, ठीक है. सोशलिस्ट मतलब फिर उसमें मार्क्सिस्ट भी आएंगे, न्यो मार्क्सिस्ट भी आएंगे. एनार्किस्ट कैसे देखेंगे, वो तो स्टेट को बिल्कुल हटाना चाहेंगे, राइट. सो सॉरी.
फैसिस्ट लोग कैसे देखेंगे, नाजी, देन द फेमिनिस्ट लोग स्टेट को कैसे देखेंगे, फंडामेंटल स्टेट को कैसे देखेंगे. दीज आर वेरियस पर्सपेक्टिव. यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट और दे कैन जस्ट आस्क द बेसिक टेनेट्स, राइट. So this chart is from the Andrew Hood political ideology, right? Let's start with the, we are now going to start with the sovereignty. So let's start it. So जब हम sovereignty की बात करते हैं, एक मैप है, राइट. एक्चुअली जो उनके बीच में ट्रीटीज हुई थी ना, जो कॉलोनियल पावर्स थी, कि ऐसे उन्होंने जस्ट अफ्रीका का मैप सामने रखा और ऐसे कुछ जस्ट लाइंस खींच दी, ये देखो ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, कुछ नहीं सोचा. जैसे ना कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे, और वो इंसान कभी भारत में आया भी नहीं था, सीधा आके लाइन खींच के बोला ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ऐसा ही है. तो एक इंटरनल सॉवरेनिटी होती है और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी. इंटरनल मतलब क्या है कि सपोज एक नेशन है, राइट. सो यू कैन टेक एनी नेशन, राइट. यू कैन टेक लीबिया. सो एक नेशन है, उसके बीच में जो इंटरनल सॉवरेनिटी होती है ना, कि एक गवर्नमेंट होता है उसका, और इंटरनली की कोई अदर देश उसको इंपोज नहीं कर सकता है कोई अपने लॉज या जो भी है. और उस देश के फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, या एक एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी होती है, राइट. सो यू कैन जस्ट नो दैट व्हाट इज सॉवरेनिटी, ऑल नो दैट. देन उसमें एक बोधिन एक इंपॉर्टेंट थिंग करे, उसका डीला रिपब्लिक 1577 में एक बुक था, द सॉवरेन अबो लॉ. बोधिन प्लेसेस द सॉवरेन अबो लॉ, and because the sovereign himself is the source of law. याद रखिए. then the Hobbes Leviathan, वो absolute sovereignty की बात करता है. 2015 के दिसंबर में इक्वेशन आया था. और ये जो है ना, डिफेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड द असर्शन ऑफ द क्लेम्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर रिलीजन, 2015 के जून में इक्वेशन आया था. और ये 2015 के दिसंबर में आया था, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात जो हॉब्स कहता है. देन रूसो इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉवरेनिटी हैज इट्स ओरिजिन इन द पीपल एंड इट रिमेन्स विद द पीपल. क्योंकि हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हमारा रिप्रेजेंटेटिव राइट. 2015 के जून साइकिल में क्वेश्चन आया था, ठीक है. द लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, अ मोनेस्टिक व्यू ऑफ लॉ, स्टेट एंड सॉवरेनिटी, जॉन ऑस्टिन का है. लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, अ मोनेस्टिक व्यू ऑफ लॉ, स्टेट एंड सॉवरेनिटी, ऑस्टिन. सो अथॉरिटी वुड बी अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, ऑस्टिन कहेगा. इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉज की बात करेगा. सो उसमें वो कहता है कि जो सॉवरेनिटी होती है, जो लॉ होता है, सॉवरेन होता है, जिसको हम अप्लाई करते हैं, वो क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनेट सोर्स होना चाहिए. बिकॉज द सॉवरेनिटी इज टू बी क्लियर लोकेटेड इन द स्टेट, एक्सप्रेशन ऑफ द कमांड ऑफ द सॉवरेन, backed by the sanctions. In other words, disobedience to law must be punishable. ठीक है. The next concept is the civil society as a political theory we are seeing. Civil society मतलब क्या है कि ये देखिए, मतलब सब लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं सब, मतलब कोई कैसे बाल रखा है, कोई कैसे, मतलब कोई क्या पहना है. So we have the freedom, we are voluntarily participate in any association or in one group, right. So it's like mostly civil society is all about the voluntary associations. इनवॉलंटरी एसोसिएशंस नहीं, या फैमिली, कास्ट एक्सेट्रा नहीं आएगा इसमें सिविल सोसाइटी में. सिविल सोसाइटी मतलब एक एज अ इंडिविजुअल यू पार्टिसिपेट इन एनी वॉलंटरी एसोसिएशन और यू हैव द राइट टू बैक योरसेल्फ फ्रॉम दैट एसोसिएशन. मतलब एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम, यू नो, फ्रॉम द स्टेट. सिविल सोसाइटी इज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट. इसको एक थर्ड डायमेंशन ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी को थर्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी. सो वॉलंटरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू सिविल सोसाइटी, पूछा गया था पहले क्वेश्चन है. जॉन लॉक सिविल सोसाइटी विद द स्टेट ऑफ नेचर, मतलब जॉन लॉक सिविल सोसाइटी स्टेट ऑफ नेचर को कनेक्ट करके देखता है. हेगेल सॉ सिविल सोसाइटी एज अ डोमेन ऑफ सिस्टम ऑफ नीड्स वेयर इंडिविजुअल परस्यूड देयर फ्रीली चूजन इकोनॉमिक गोल्स. It was also a system of mutual interdependence of individuals where exchanges was the main medium of the need fulfillment. An economic system where formally free and equally individuals would engage in the work and trade. ऐसे हेगेल देखता है सिविल सोसाइटी को. देन ग्रामसी कैसे देखता है, उसके जो प्रेजेंट नोटबुक है उसमें वो देखता है फॉर सिविल सोसाइटी मीनिंग ऑल द सोशल स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द स्टेट was the hegemonic force capable of turning necessity into freedom. So हेगेल एक पॉलिटिकल सोसाइटी और एक सिविल सोसाइटी, राइट. सो सिविल सोसाइटी एक्चुअली वर्क्स फॉर द स्टेट टू, यू नो, मेंटेन द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट बिटवीन पीपल, राइट. सो जो पॉलिटिकल सोसाइटी होती है वो कब काम करती है, जब सिविल सोसाइटी फेल हो जाती है तभी पॉलिटिकल सोसाइटी इंटर करती है. सो कोअर्सिव apparatus ऑफ स्टेट होता है और हेजेमनी इज लाइक अ
आइडियोलॉजिकल स्टेट पर जो अल्थुजर बात करते हैं वैसे है ना कि हेजेमनी ऑफ द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स सिविल सोसाइटी में, पॉलिटिकल सोसाइटी में कोएर्सिव ऑपरेटिव स्टेट्स होता है, मेंटेनेंस ऑफ द डोमिनेंस बाय द फोर्स, हियर मेंटेनेंस ऑफ द डोमिनेंस बाय परसुएशन बाय कंसेंट, एप्रोप्रिएट टू द इकोनॉमिक सबस्ट्रक्चर में हो सकता है पॉलिटिकल सोसाइटी, प्राइवेट पॉलिटिकल एसोसिएशन सिविल सोसाइटी में आएंगे, ठीक है। एक डिस्कस करते हैं, इसका एक स्टेटमेंट भी है ना कि ग्रामसी का, द स्टेट वाज ओनली एन आउटर डिच बिहाइंड विच देयर स्टूड अ पावरफुल सिस्टम ऑफ फोर्ट्रेस एंड अर्थवर्क्स। ये स्टेटमेंट 2015 के जून में आया था, ग्रामसी का स्टेटमेंट है सिविल सोसाइटी के बारे में। एक रॉबर्ट पुटनम को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो ना सोशल कैपिटल की बात करता है। सोशल कैपिटल की बात कौन करता है? रॉबर्ट पुटनम। सोशल कैपिटल मतलब क्या होता है ना कि हम अगर आपको पता होगा अच्छे से कि जब रिसेशन चल रहा था इंडिया में, रिसेशन अभी भी थोड़ा बहुत है, तो जिसको आप भी जो भी कहें टेक्निकल रिसेशन वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन रिसेशन जब आया या कोई भी मतलब इकोनॉमी जब कोलैप्स होती है तो लोग बोलते हैं ना कि कम्युनल हार्मनी नहीं है या लोगों के बीच में ट्रस्ट का सेंस नहीं है। तो ये भी रीजन होते हैं इकोनॉमिक कोलैप्सिंग के पीछे। कैसे? तो ये जो रॉबर्ट पुटनम है या बाद में अहमद सेन का भी एक आर्टिकल है इसके ऊपर कि सोशल कैपिटल बहुत ज्यादा मैटर करता है। सोशल कैपिटल मतलब क्या है कि रिसिप्रोसिटी, ट्रस्टवर्दीनेस होता है लोगों के बीच में, उसी से कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, हम कुछ खरीदते हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट होता है। सो ये क्या बोलते हैं कि देखो रॉबर्ट पुटनम क्या बोलते हैं, सिविल सोसाइटी एसोसिएशंस प्लेड एंड क्रिएशन ऑफ द सॉलिडेरिटी अमंग सिटीजंस। एक सॉलिडेरिटी फॉर्म करते हैं सिविल सोसाइटी। In his research, he showed that the quality of political life and the performance of the political institutions are directly affected by the quality of civil engagement of a particular society. He further argued that the norms and values of the civic engagement are found in the communities with a substantial stock of the social capital. Social capital refers to those features of social life that make coordinated and efficient social action possible. It also refers to the social networks, the norms of the reciprocity, trustworthiness that arise from interaction among individuals. In that sense, it is closely linked to what we in everyday parlance call the civic sense or the civic virtue. Right? ये है social capital, Robert Putnam. Then Paul Hurst, ये है Paul Hurst, Associative Democracy उनका बुक था, right? Sorry. सो न्यू फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस की बात करते हैं, 1994 में लिखा था, सिविल सोसाइटी एज अ सेट ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस व्हिच वुड बी प्राइमरी बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। ये उनकी थ्योरी, यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट। द लास्ट थ्योरी इज जेंडर। सो इनिशियली जेंडर को कैसे कंसिडर किया जाया था कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल है और जेंडर एक सोशो कल्चरल नॉर्म है, आज हम ऐसे समझते हैं। लेकिन इनिशियली जेंडर जो sex refer to the biological differences right between men and women, and while gender indicated the vast range of cultural differences. Sorry, so gender as a cultural thing और sex as a biological ऐसे consider किया जाता था initially. Then the subordination of women is a fundamentally justified on the grounds of biological differences, क्योंकि ये biological differences है इसलिए women subordinate है। तो उसमें बाद में क्या हुआ कि फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, मार्गारेट मीड, जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात करती है, और वो ट्रेड्स किसी में भी हो सकते हैं। सो किसी मैन में भी फेमिनाइन ट्रेड्स हो सकते हैं और किसी वुमेन में भी मैस्कुलाइन ट्रेड्स हो सकते हैं, वो बाद में उन्होंने प्रूव किया। और फिर बाद में so there is no necessary correlation between the biology of men and women and the qualities that are thought to be masculine and feminine, rather it is a चिल्ड्रिंग प्रैक्टिसेस। मतलब हम कैसे किसी को आउटग्रो करते हैं ना, कि कैसे ट्रीट करते हैं बचपन से, तो उसके ऊपर वो डिसाइड होता है, सब लोग बोलने लगे। सो हम बाद में डिस्कस करेंगे ये भी। लेकिन एक फेमिनिज्म में एक लिबरल फेमिनिज्म है, एक मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है। बेसिक फेमिनिज्म के बारे में क्या है, सो उसमें पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म भी है, एक रेडिकल फेमिनिज्म भी है ना। सो यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। So radical cultural feminist believes in the superiority of the feminine celibate characteristic associated with femininity such as the emotion. Or radical libertarians feminist aims to the state of androgyny, right? So ये सब है, rape, violence and pornography are methods through which men maintain power over the women. डॉर्किन का स्टेटमेंट था 1981 का, right? Society as a patriarchal, men are the ruling class and women are the subject class. ये radical feminism है सब। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म।
सो बाद में वो पहली जो डिबेट चल रही थी वो कंटिन्यू करेंगे. It is just clear that the present subordination of women arises not from the unchangeable biological differences, sex, but from socio-cultural values, the patriarchy, basically. Ideologies, institutions that ensure the material and ideological subordination of women, gender. ऐसे लोग कहते हैं अभी, as of now ये थॉट है. बाद में हम देखेंगे कि एंजल्स का द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट बुक था, उसमें वो क्या बात करता है देख लीजिए. सिमोन डी बोवर का द सेकंड सेक्स बुक पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में. द रेडिकल फेमिनिस्ट है जैसे कि सुसान ग्रिफिन और एंड्रिया डॉर्किन. एंड्रिया डॉर्किन का स्टेटमेंट हमने अभी देखा, राइट. कैरोल गिलिगन है, उसका डिफरेंट वॉइसेस साइकोलॉजी एंड वुमेन डेवलपमेंट, यह है कैरोल गिलिगन और यह है सुसान ग्रिफिन. तो ना जनरली पूछते हैं किसी, आपको 4 स्टेटमेंट्स ऐसे मिलेंगे कि कैरोल गिलिगन भी होगी, सुसान ग्रिफिन भी होगी, एंड्रिया डॉर्किन भी होगा और कोई कंजर्वेटिव थिंकर होगा. तो जस्ट नो द नेम कि रेडिकल फेमिनिस्ट में ये लोग आते हैं. रेडिकल फेमिनिस्ट याद रखिए, ऐसे ही नेम होते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स में ये लोग आते हैं, लिबर्टेरियन थिंकर्स ये है. सो ऐसे एक चार्ट बनाइए कि पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स कौन है, लिबर्टेरियंस कौन है, पॉजिटिव लिबरल्स कौन है, क्लासिकल लिबरल्स कौन है, फेमिनिस्ट में मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कौन है, रेडिकल फेमिनिस्ट कौन है, लिबरल फेमिनिस्ट कौन है, मार्क्सिज्म में क्लासिकल मार्क्सिस्ट कौन है, न्यू मार्क्सिस्ट कौन है, अब न्यू लेफ्ट में कौन आता है, क्रिटिकल थ्योरी में कौन है. ऐसे जो थ्योरीज होती है ना, चार्ट्स बनाइए और नाम एक्चुअली याद रखिए, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. सो जुडिथ बटलर भी है, ये जुडिथ बटलर है, जेंडर ट्रबल उन्होंने 1990 में लिखा था. If a gender is a symbolic of the cultural meanings that the sexed body takes on, then gender cannot be said to follow from the sex in any one way. ऐसा उनका स्टेटमेंट था. सो वो रेडिकल डिसकंटिन्यूटी की बात करती है बिटवीन सेक्स्ड बॉडीज एंड द कल्चरली कंस्ट्रक्टेड जेंडर्स, राइट. सो यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट व्हाट शी सेज. Radical feminists argued that the sex-gender distinction underplays the sex differences. The school of postmodern feminist thought holds and it overemphasizes the biological body, ऐसा वगैरह जो उनका क्रिटिक है. या अदर कोई फेमिनिस्ट है. टुवर्ड्स इक्वालिटी 1974-75 का इंडियन गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट था. वो कौन कौन लिखा था? वीना मजुमदार, लोतिका सरकार, नीरा डोगरा एक्सेट्रा. 2017 का नवंबर में क्वेश्चन आया था. जेंडर बजटिंग क्या होता है कि याद रखिए, जेंडर बजटिंग एक अलग जेंडर बजट नहीं होता है कि आपका जो जेंडर बजट है उसको अलग एक जेंडर बजट नहीं होता है. आपके उसी बजट में वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए एक अलग से प्रोविजंस बनाना, उनके लिए एक अलग स्कीम्स लेके आना, उसके लिए एक अलग फंड्स लेके आना, उसको जेंडर बजटिंग कहते हैं. It seeks to translate gender commitments into the budget commitments. It addresses the needs of women in areas of education, health, employment, etc. etc. 2015 के दिसंबर में क्वेश्चन आया था. जे टेक्नर आपको पता है कि आईआर थ्योरी में आपने नाम सुना होगा कि उन्होंने ही मॉर्गन के 6 प्रिंसिपल्स को फेमिनिस्ट कलर देके एक फेमिनिस्ट वे से इंटरप्रेट करके खुद के 6 प्रिंसिपल्स लेके आए थे. जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स उनका बुक है, 2017 के नवंबर में आया था. दिस वाज ऑल अबाउट जेंडर. देयर आर सम पर्सपेक्टिव्स लाइक लिबरल्स कैसे जेंडर को देखते हैं, कंजर्वेटिव, सोशल, फैसिस्ट, फेमिनिस्ट, फंडामेंटलिस्ट एक्सेट्रा. यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट. हियर वी हैव कंप्लीटेड इन ऑलमोस्ट 53 minutes all the theories, remaining theories apart from part 1. So here now we are going to see some miscellaneous questions, mixed questions, right. So 2012 के दिसंबर में मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस, मोस्टली मैच द फॉलोइंग होंगे ये. ऑन लिबर्टी इज ए फिलोसॉफिकल एसे बाय द इंग्लिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल. मतलब एक ऑन लिबर्टी बुक आया था 1959 में. इट अपेयर्स दैट मिल्स एथिकल सिस्टम ऑफ यूटिलिटरियनिज्म टू सोसाइटी एंड स्टेट. देन द फ्रेज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन is apparently no older than the T.H. Green's lecture on the principles of political obligation delivered in Oxford University. T.H. Green का political obligation के ऊपर आया था. political obligation लॉक का भी है शायद ना, जस्ट कंफर्म कीजिए. द आइडिया ऑफ जस्टिस बुक किसका है? 2009 में अमर्त्य सेन का बुक है ये. द वर्क दैट क्रिटिक एंड रिवीजन ऑफ द जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. देन एनार्किस्ट एंड यूटोपिया 1974, अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर रॉबर्ट नॉजिक. देन बर्नस्टीन का द रिस्ट्रक्चरिंग सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी है. माइकल सैंडल का लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस है. माइकल ऑल्जर का स्फीयर ऑफ जस्टिस डिपेंड्स ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वालिटी है. विल किमली का कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी है. याद रखिए बुक्स ये पूछे जाएंगे बार बार. देन 2014 के जून में बेट्स का द ऑन ग्लोबल जस्टिस है. गैथियर का जस्टिस एंड म्यूचुअल एडवांटेज है. डॉर्किंग का ऑन इक्वालिटी है. नॉजिक का एंटरटेनमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है. फिर से आ गया, देखो नॉजिक कितने बार आता है, देखो आपको मार्क्स मिलेंगे. 2014 के दिसंबर में थॉमस पॉगी का ग्लोबल जस्टिस है.
माइकल ऑल्जर का कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस है, सिसन मुलर ओकिन का फेमिनिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, जॉन रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, डिफरेंस प्रिंसिपल है, राइट। 2016 के जुलाई में क्विंटिन स्किनर का द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है, माइकल सैंडल का लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस है, फिर से आ गया देखो। जियोनी सार्तोरी का डेमोक्रेटिक थ्योरी है, चार्ल्स टेलर का फिलोसफी एंड ह्यूमन साइंसेस है। 2017 के जनवरी में जॉन रॉल्स का जस्टिस एंड फेयरनेस फिर से आ गया। जॉन हैरसनी का द मैक्सिम प्रिंसिपल आ गया। रिचर्ड एंडरसन का प्राइमरी गुड्स रिकंसिडर्ड आ गया। एलेक्स कैलिसनिस का इक्वलिटी ऑफ व्हाट ये आ गया। 2018 के जुलाई में ब्रायन बेरी का द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस है, सुसान मुलर ओकिन का जस्टिस जेंडर एंड फैमिली है, अमर्त्य सेन का द आइडिया ऑफ जस्टिस है, टॉम कैम्पबेल का जस्टिस है। 2019 के दिसंबर में रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस आ गया था, बेन एंड एरिस्टोटल का सोशल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट है, सुसान मुलर ओकिन का जस्टिस एंड जेंडर फैमिली है। सो एक इंपॉर्टेंट होता है कि डेथ और डिमाइज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। व्हाट इज द डेथ और डिमाइज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? सो आपको पता होगा कि इसमें डेविड ईस्टन का एक था बुक द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1953 में। वो 4 रीजंस देता है, एक है हिस्टोरिसिज्म, दूसरा है मोरल रिलेटिविज्म, तीसरा है कंफ्यूजन बिटवीन साइंस एंड थ्योरी एंड फोर्थ इज हाइपर फैक्चुअलिज्म। ये रीजंस है डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बीच में अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, याद रखिए। देन डैनियल बेल जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हमने देखा ना अभी की पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करता है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। देन डेंटे जर्विंटो बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात करता है ये। पीटर लैसलेट का पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड, लैसलेट याद रखिए, लैसलेट का पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड। रॉबर्ट हाल आल्सो डिक्लेयर्ड द डेथ ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। रिमियर पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ डॉग हाउस। एल्फ्रेड गोबेन का द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1993, याद रखिए। सो वी हैव डन विथ ऑल आवर थियरीज, राइट। सो if you see the questions or if you analyze the questions of previous years, you can see 2 types of questions on political theory. First is that they seeks to test your general understanding of the subject or the depth of your knowledge, right? So these questions are, we can say, theoretical questions. They seek your theoretical understanding. And second type of questions are factual questions. So they will ask like this major book is written by whom, match the followings में ऐसे concepts आएंगे और उसके propagators आएंगे, right? So ऐसे जनरली पूछेंगे कि रेडिकल फेमिनिस्ट कौन सी नहीं है, या ऑड मैन आउट जैसे क्वेश्चंस। सो फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, सीधे बुक्स के नाम, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेंगे, या कोई मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और थियोरेटिकल क्वेश्चंस और फैक्चुअल क्वेश्चंस। सो याद रखिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत करके नहीं आना है, और अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखोगे और खुद जाके बाद में रिवाइज करोगे तो आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी सही आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी सेक्शन पे आते हैं ना, चाहे आप नेट जेआरएफ ले लो या कोई भी पीजी का एंट्रेंस पेपर ले लो या पीएचडी एंट्रेंस पेपर में भी देख लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पॉलिटिकल थ्योरी सेक्शन पे ही मिलेंगे आपको। और ये पॉलिटिकल थ्योरी का सेक्शन है ना, ओवरलैप करता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, थोड़ी सी कुछ सेक्शंस कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में भी होंगे, लेकिन मोस्टली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल थ्योरी ये एक दूसरे को ओवरलैप करता है। सो अच्छे से कीजिए। आई अगेन जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, share the links to your all friends, colleagues, classmates, because they should also know this. And thank you again all to watching till the end. Thank you all.